नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड में इंडिया अलायंस की ओर से 21 अप्रैल को उल गुलान महारैली को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार हो गई है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आवास पर इंडिया अलायंस के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जेएमएम से कल्पना सोरेन, पार्टी महासचिव विनोद पांडे और आरजेडी से मंत्री सत्यानंद भोक्ता, इसके साथ ही माले से विधायक और कोडरमा उम्मीदवार विनोद सिंह के अलावा आप के नेता शामिल हुए हैं। बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी ने कहा है कि रांची में ऐतिहासिक रैली को सफल बनाना है। वहीं उन्होंने आज से कल तक इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग की घोषणा होने की भी उम्मीद जता दी है। 21 अप्रैल को यहाँ रांची में इंडिया गठबंधन के सारे जो हिस्सेदार हैं उनकी यहाँ पर एक बैठक हो रही है और जो जेएमएम और उनकी जो कल्पना जी हैं उन्होंने सबसे बात की है, तो एक प्रोग्राम यहाँ पर होगा जो इंडिया गठबंधन का ऑब्जेक्टिव है और जो हमारा एजेंडा है उसको लेकर एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होगा। तो उसी को लेकर के आज सुबह बाकी स्टेक होल्डर्स का जो भी है, आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस, जेएमएम का, उसी पर थोड़ा चर्चा हो रहा था। औपचारिक रूप से सीट शेयरिंग वाली घोषणा कब तक हो जाएगी? औपचारिक रूप से भी मेरे ख्याल से आज या कल में हो जाएगा। 21 तारीख को जो है उलगुलान महारैली इंडिया गठबंधन के तहत जो है रांची प्रभात तारा मैदान में होगी। उसकी तैयारियों और योजना के संदर्भ में ही ये प्रारंभिक बातचीत है। कल पुनः बातचीत होगी और इस पूरी रैली की तैयारी में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल, तमाम लोग लगेंगे और यह रैली बेमिसाल होगी। औपचारिक रूप से सीट शेयरिंग की घोषणा कब होगी? जल्दी, लगभग तो सारी चीजें लोग हो ही रहे हैं। 1-2 दिन की औपचारिकता है, तो बाकी और भी जो प्रक्रिया है वो इसी प्रोसेस में। रांची में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और इस दौरान मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के बीच लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही झारखंड की सभी 14 सीट पर जीत की रणनीति पर मंथन भी किया गया है। और लोकसभा चुनाव का प्रचार बढ़ने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी भी अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी को औकात याद दिलाई जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर आदिवासियों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। इधर बंधु तिर्की के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आपको बता दें कि घटिया शब्दों के इस्तेमाल को कांग्रेस की संस्कृति बताया है। साथ ही दावा किया है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस के नेता कहीं नहीं दिखेंगे। यह गठबंधन लड़ेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को औकात बता देगी। झारखंड प्रदेश में पूरा लोग जान है, आदिवासी को जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, महामहिम राष्ट्रपति के साथ जो अपमान हुआ है, ये तमाम चीज़ों को लोग इसका बदला लेकर रहे। देखिए, ये तो कांग्रेस की संस्कृति है ना कि ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करें। भाई, जनता ने उनको उनका जगह दिखा दिया। 2 बार से लोकसभा चुनावों में उन्हें विपक्ष के नेता बनने लायक भी सीटें नहीं मिल रही लोकसभा में। तो आप सोच सकते हैं कि किस पार्टी की क्या हैसियत है आज के दिन में। और पूरे देश की बात करें तो अभी मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद और विकास की आंधी चल रही है और कहते हैं ना, इस रथ के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो कांग्रेस के नेताओं को बोलने दीजिए, सिर्फ बोल के खुश हो जाए, क्योंकि 4 जून को जब ईवीएम की काउंटिंग होगी ना, तो यकीन मानिए ये लोग कहीं दिखेंगे नहीं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही झारखंड में भी सियासी हलचल अब शुरू हो चुकी है। कोई आदिवासी का मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है तो कोई विकास के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। झारखंड में एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता हेमंत सोरेन के साथ ही आदिवासी के अपमान का मुद्दा उठ रहा है, तो बीजेपी की ओर से विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाने की तैयारी है। सरकार है, लगातार उन्हें चाहे सीबीआई, ईडी के माध्यम जिस प्रकार तंग किया गया और जिस प्रकार जेल में डालने का प्रयास किया, क्या एक भूमिपुत्र, क्या वो यहाँ ये मुख्यमंत्री नहीं हो सकते?
कहीं न कहीं एक ये मैं समझता हूँ घाटी आदिवासियों पे भी कुठाराघात है और इसलिए उन्हें जेल में डाला गया है। तो मैं समझता हूँ हर वर्ग इससे त्रस्त है, हर वर्ग त्रस्त है, इसलिए बदलाव चाहती है। और गोड्डा के लोगों ने अपने प्रतिनिधि को आज तक गोड्डा में देखा तक नहीं। वही उनके जो जन सरोकार हैं, उन जन सरोकार से कोई उनको मतलब नहीं है। गोड्डा के लोग ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो गोड्डा के जन सरोकार से जुटे हुए रहे, गोड्डा की समस्याओं से जूझता रहे। ये नहीं कि गोड्डा का लोग, गोड्डा के खून पसीना, गोड्डा के वातावरण, गोड्डा का सारा चीज लेकर के लाभ किसी दूसरे को दे, ऐसे लोगों को नहीं चाहता है। हमारे हजारीबाग लोकसभा में 2 तरह के मुद्दे हैं, खास करके देश स्तर के तो अगले, लेकिन वहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं विस्थापन के, रोजगार के, सिंचाई के, इन सब मुख्य मुद्दे हैं। तो अब जिधर भी देखेंगे हम लोगों ने विकास का काम किया। बिरसा मुंडा जेल जो किसी समय बड़ा दुर्व्यवस्था का हाल में था, उसको डेवलप करके हम लोगों ने एक शानदार म्यूजियम और पार्क के रूप में डेवलप किया है। तो विकास विकास विकास, यही रांची लोकसभा का मुद्दा होगा। हजारीबाग में जिस घर में कभी बीजेपी की राजनीति तय होती थी, आज उस घर में बीजेपी का एक भी झंडा नहीं दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं हजारीबाग के डेमोटार स्थित ऋषभ वाटिका की। ये पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा का आवास है। आज यहां बीजेपी की जगह इंडिया अलायंस के नेता दिखाई दे रहे हैं। आखिर जयंत सिन्हा का टिकट क्यों काटा गया, इस बात से पिता यशवंत सिन्हा भी अनजान है। इधर ऋषभ वाटिका से बीजेपी का झंडा बैनर हटाने को बीजेपी जिलाध्यक्ष ने यशवंत सिन्हा की मर्जी भी बताई है और कहा है कि पूरे मामले की जानकारी आलाकमान को है। सिन्हा जी हजारीबाग को लंबे समय तक इस क्षेत्र को सेवा किए हैं और एक अच्छा नेतृत्व भी देश को दिए हैं, चाहे वह वित्त मंत्री के कार्यकाल से हो चाहे विदेश मंत्री के कार्यकाल से। एक लंबा अनुभव राजनीति का उनका रहा है और मैं तो दिल से कहूंगा कि उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए, क्योंकि आज जो समय है, आज हजारीबाग को बचाने का समय है। क्यों कटा जयंत जी का टिकट, मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर मेरी वजह से कटा तो उसका हमें अफसोस है, लेकिन साथ ही साथ जोर देकर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि देश के लिए अगर मुझे आवाज उठानी पड़ेगी और उसमें परिवार का कोई भी नुकसान होगा तो बिना उसकी परवाह किए मैं देश की बात। यदि पता है कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं है। उसमें हमारा संगठन अपना काम करता है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। वो कांग्रेस का प्रचार करें या तृणमूल कांग्रेस का प्रचार करें, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लोहरदगा में कांग्रेस ने चुनावी रणनीतियों को अंतिम धार देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुखैर भगत ने की है। बैठक में लोहरदगा लोकसभा के प्रत्याशी सुखदेव भगत, लोकसभा प्रभारी प्रदीप तुलसियान के साथ तमाम पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे हैं, जहां सभी ने जीत की रणनीति पर मंथन भी किया है और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बूथ स्तर पर काम पर जोर दिया है। साथ ही लोहरदगा में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। चीजों को जहां कमियां हमारी कहां हैं उसे हम कैसे दूर करें और उनकी जो मंशा है डिवाइड एंड रूल, भारतीय जनता पार्टी जो बेमनस्ता फैला रही है उसे हम कैसे रोकें और जिसे हम कह सके जो हमारी तैयारी, लोगों का जो रुझान है, लोगों में जो उत्साह है, ये बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं, मैं जरूर करना चाहूंगा। और अब खबर गढ़वा से सामने आ रही है, जहां देश की आजादी के बाद पहली बार बूढ़ा पहाड़ के ग्रामीण मतदान करेंगे। वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए डीसी एसपी ने बूढ़ा पहाड़ में जागरूकता कार्यक्रम अभियान भी चलाया है और साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात भी की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों से मुलाकात कर भय मुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की। बता दें कि सुरक्षा जवानों ने लंबे समय के बाद बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के चंगुल से आजाद कराया है, जिसके बाद पहली बार यहां मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है। बहुत अच्छी फीलिंग थी और बहुत खुश थे लोग कि इस बार हम लोग वोट देने जरूर जाएंगे और उसी के लिए हम लोग बोलने गए थे कि 13 मई को आप लोग जरूर वोट देने आए और प्रशासन पूरी सुविधा उन लोग करेगी। दूर दराज जो जाना भी है तो उनके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। इम्पोर्टेंट दिन था हम लोगों के लिए। पूरा जिला प्रशासन आज हम लोग बूढ़ा पहाड़ गए, वहाँ लोगों से मिले। सिर्फ
7-8 घर हैं जो कि मतदान करते हैं। वो लोग जिनकी मतदान सूची में, मतदाता सूची में नाम है, वो लोग इस बार मतदान करेंगे। और कुछ नए मतदाता भी हैं, तो उनको प्रेरित किया गया वोट करने के लिए। और हम लोगों ने इंश्योर किया है उनको कि भय मुक्त वातावरण में आप अपना मतदान करें। लोकसभा चुनाव में भारत में करीब 5 करोड़ युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। ऐसे में वोटिंग को लेकर के युवा वर्ग में उत्साह दिख रहा है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर लगातार मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, जागरूक भी किया जा रहा है। बात कोडरमा की करें तो यहां युवा वर्ग जाति, धर्म, समुदाय और आपसी द्वेष से ऊपर उठकर क्षेत्र की समस्या के साथ रोजगार और स्वास्थ्य के साथ विकास के लिए काम करने वाले प्रत्याशी को वोट देने का मन बना लिए हैं। युवा मतदाताओं से बात की है कोडरमा संवाददाता रितेश लोहानी ने। कोडरमा में फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले युवाओं में काफी जोश देखा जा रहा है। इस वक्त हम कोडरमा के झुमरीतलिया नगर परिषद द्वारा संचालित एक लाइब्रेरी में है, जहां युवाओं से हम बात करने आए हैं कि इस बार किस बातों को ध्यान में रखकर वो अपने वोट का कास्ट करेंगे। जनता सबसे पहले निवारण चाहती है, वो ऐसे नेता को चाहती है जो उनकी समस्याओं को समझे और उनकी समस्याओं को समझ करके उनकी तुरंत समस्याओं का निवारण करे। इसलिए मैं इस बार चुनाव इस उद्देश्य से लेना चाहती हूँ कि मेरे देश, मेरे नगर का अच्छे से कल्याण हो, जो समस्याएं हैं उन पर विचार किए जाए और उनका समाधान निकाला जाए। ऐसे सांसद को चुनना चाहूंगी जो हमारे लिए काम करे और फिर हमारे रोजगार के लिए काम करे और देश के विकसित होने में नए नए तरीकों से काम करे। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये राइट मिला है कि मैं अपने नेता को चुन सकूंगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे ये फंडामेंटल राइट है कि अपने राइट टू वोट है जैसा कि। और मैं चाहूँगी कि हमारे नेता ऐसे हो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दे, हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे ध्यान दे और अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे सांसद के लिए वोट डालूंगा जो हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का बात आगे दिल्ली तक पहुंचाए। यहाँ की शिक्षा, यहाँ के युवाओं के लिए कुछ बेहतर, यहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं, मतलब हेल्थ की सुविधाएं अच्छा करे और हमारी बात को सुने, ताकि हम जब चाहें अपने सांसद के समक्ष अपनी बात को रखें। ये एजुकेशन और मेडिकल के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भी बात करने वाले सांसद या उनके कैंडिडेट का चुनाव करने का बात रखते हैं। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। रांची पुलिस अफीम तस्करों पर नकेल कसने में जुट गई है। दरअसल नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो के दिए गए सैटेलाइट इमेज के जरिए पुलिस ने सैकड़ों एकड़ जमीन पर अफीम की लहलहा रही है और फसल को नष्ट किया गया है। झारखंड सीआईडी के डीजे ने यह बताया है कि अफीम के खिलाफ लड़ाई में विभिन्न एजेंसियों का सहयोग मिल रहा है। सीआईडी डीजी का यह कहना है कि हमें सैटेलाइट इमेज बेहद साफ मिल रहा है, जिसका फायदा हमें अफीम की फसल को नष्ट करने में मिल रहा है। मानने पे डिस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, उसमें हमारे को विभिन्न एजेंसीज का सहयोग मिल रहा है। सैटेलाइट इमेजरी हमको प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से लोग पता लगा रहे हैं कि कहाँ पे ये पॉपी की प्लांटेशन हो रही है, उसको लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखिए, ये अभियान बहुत दिनों, मतलब मैंने सितंबर में योगदान दिया था और 1-2 महीने के अंदर मुझे समझ में आया कि यहाँ पर जो है ड्रग्स का कारोबार जो है काफ़ी फल फूल रहा है। तो उसके बाद अभियान चलाया गया था। ये अभियान लगातार जारी था। इस अभियान की तीक्ष्णता अब और बढ़ाई गई है। जो 2 तरह के ड्रग डीलर से हम लोग जो है आमना सामना हो रहा है। पहला जो शहर के अंदर जो है ब्राउन शुगर या कोरेक्स या इस तरह की चीजें युवाओं में फैला रहे हैं। और अब खबर बोकारो से है, जहां स्मॉल फाइनेंस कंपनी ने कई लोगों को चूना लगा दिया है। कंपनी के ग्रुप लीडर पर 25 से 30 लाख रुपए लेकर भागने का आरोप भी लगाया गया है। लोगों का यह कहना है कि लोन कैंसिल करने के नाम पर अंगूठा लगाकर ठगी की गई। दरअसल गांव के लोगों को पहले लोन सेक्शन की बात कही गई, फिर लोन कैंसिल के नाम पर ठगी का शिकार भी बनाया गया। पीड़ित परिवार जो भी है, उन्होंने कहा है और प्रशासन से ये मांग की है कि प्रशासन से ठगी करने वाले महिला और बैंकर पर भी कार्रवाई करने की मांग ग्रामीणों की तरफ से की गई है।
तब मिला जब इसका घर में सर लोग आए तो पता चला कि ये घर में नहीं है, चली गई है यहाँ से। तो शाम को जब पता चला कि सर ये घर बेच के चली गई है, और उस दिन इसका 40,000 का कलेक्शन था। तो 40,000 का कलेक्शन अब पता नहीं सर के हाथ में नहीं आया है, 40,000 का कलेक्शन भी लेके वो चली गई है। वो क्या किया, बाहर से एक मुल्क का है, वो हम लोग भी नहीं जानते थे कि बैंक में काम करता है या इसका दुकान है, लेकिन ये सेटिंग किया दुकान वाला को। पहले भी हम लोग लोन लिए थे तो फिंगर बाहर से ले जाता था, लेकिन हम लोग को ले जाके बैंक में पैसा दिलाता था कस्टमर ही। अब क्या किया है, फिंगर ले लिया है घरे घर जाके, हम लोग को पता भी नहीं है कि यहाँ पैसा मिला है कि नहीं मिला है, तो उससे दूसरा रोज तो भागे गया। पर एक ग्रुप लोन चलता था, उसमें महिला लोग सब लोन लेते थे। तो उसमें हुआ है कि इन लोग का जो लोन एक बार उठाए उन लोग चुकता कर दिए हैं। फिर जो ग्रुप का लीडर जो बने थे वो इन लोग का लोन खुद अपने नाम से, इन लोग का नाम से लेकर के पैसा आप खुद रखते थे। इन लोग का अपने अकाउंट में पैसा आया, इन लोग को बोल करके कि आप लोग का लोन आया हुआ है, आप लोग पैसा लेना चाहते हैं कि नहीं। इन लोग बोला कि नहीं लेना है, हमको क्लोज करवाना। तो बोला फिंगर लगा दीजिए, क्लोज हो जाएगा। इन लोग को पता नहीं था, इन लोग पढ़े लिखे नहीं है। फिंगर लगाया 3 बार 3-4 बार जो भी लगाया होगा, उन लोग का पैसा अकाउंट से उन लोग ट्रांसफर हो गया। हजारीबाग में पढ़ाई के लिए आने वाले बच्चों से ईंट और मिट्टी की ढुलाई कराए जाने का आरोप लग रहा है। दरअसल कोरा के राजकीयकृत बालक मध्य विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। दरअसल स्कूल के पास निर्माण कार्य चल रहा है। आरोप है कि इसमें बच्चों का पढ़ाई छुड़वाकर ईंट और मिट्टी की उससे ढुलाई कराई जा रही है। वहीं इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल भी मौके पर मौजूद थी। उन्होंने बच्चों से काम कराए जाने का बचाव करते हुए श्रमदान पर गड्ढा भरे जाने की बात कही है। इधर पूरे मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक ने आचार संहिता का हवाला देते हुए किसी को फोन कर मामले की जांच का निर्देश भी दिया है। हालांकि ये निर्देश किसे दिया गया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अब हम लोग जब साथ में थे उसमें आपका वीडियो बना नहीं सर, और जिसमें हम लोग हट गए तो वीडियो आप लोग बना लिए। कैसे देखते हैं बच्चों द्वारा काम करना कितना सही है, करवाना? देखिए, बाल संसद हमारे यहाँ गठित है। बाल संसद में एक प्रधानमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, आपका जल मंत्री है, सफाई मंत्री है। सब इसी तरह सब बच्चे को, एक बच्चा नहीं, हमारे यहाँ सब बच्चे एक एक कढ़ाई उठा करके डाले हैं। हम लोग खुद ही पढ़े हैं गवर्नमेंट स्कूल से, हम लोग खुद ही काम किए हैं और अभी तक हम लोग करते हैं। बच्चे से काम करवाना जायज है या नहीं? क्यों? स्कूल में अगर पढ़ रहा बच्चा और हमारे यहाँ बाल संसद का गठन ही हुआ है, सब बच्चे मिलकर काम करेंगे। जामताड़ा में बढ़ती गर्मी और लू से जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। इस भीषण गर्मी में भी सदर अस्पताल में मरीजों के लिए व्यवस्था राम भरोसे दिखाई दे रही है। न्यूज 18 की पड़ताल में महिला वार्ड के कुछ पंखे बंद पड़े हुए नजर आए। वहीं एसएनसीओ वार्ड में एसी भी 2 दिनों से खराब पड़ा है। पूरे मामले पर सदर अस्पताल उपाधीक्षक का कहना है कि लू को लेकर के पहले से अस्पताल में पूरी व्यवस्था है और बंद पंखे और एसी को दुरुस्त करने का निर्देश भी दे दिया गया है। ड्रेसिंग के लिए हमारे लिए यही 2 चीज़ आता है, या तो हाई टेम्परेचर लेके आएगा, हाई टेम्परेचर लेके आएगा तो उसके लिए हम लोग कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं। तो कोल्ड स्पॉन्जिंग हमारे यहाँ है, हम लोग कर सकते हैं। पीने की पानी की व्यवस्था जो आने वाले मरीज हैं उन लोगों के लिए सभी फ्लोर पे कर दिया गया है। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में पानी, जो भी पीने का पानी होता है, तो पीने के पानी के लिए हाहाकार मच गया है। प्रचंड गर्मी के बीच जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीते 6 सालों से यहां अमृत मिशन के तहत बन रहे जल मीनार का काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। दरअसल करगई नदी के पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए जमीन विवाद चल रहा था और अब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं बन पाया है, जिससे जल मीनार में पानी पहुंचाया जा सके। ऐसे में जिस योजना को 2021 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, वो 2024 में भी अधूरा है और लटका हुआ है। वहीं योजना का जायजा लिया है हमारे संवाददाता प्रबंजन कुमार ने। रेड जोन ऐसे एरिया है जहां पानी का संकट है, वहां हम लोग डेली बेसिस पे टैंकर से जलापूर्ति कर रहे हैं। और जो येलो जोन है वहाँ हम लोग क्रिटिकल माना गया है, बट वहाँ हम लोग अल्टरनेट डेज पे पानी की सप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ पानी के वाटर टैप्ड वाटर सप्लाई नहीं है। और ग्रीन जोन पे अगर किसी का डिमांड बेसिस पे वहाँ पानी की सप्लाई की। बाकी क्या बस ऊपर डोम बनना है, बस लास्ट काम है। 10 से 15 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा। रंगाई पुताई में भी मान लीजिए 15-20 3-4 महीने से शुरू हुआ है
3-4 माह से पूरा जोर शोर काम चल रहा है। मैंने टंकी का स्लैब भी हो गया है और टंकी का वाल भी हो रहा है और हमको लग रहा है 10-15 दिन में स्लैब भी हो जाएगा। पूरा ऊपर का स्लैब जो टंकी का ढक्कन है वो भी पूरा बंद। सरायकेला जिला के आदितपुर नगर निगम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस जगह पानी की क्या व्यवस्था है? अटल मिशन के तहत यहाँ पर AMRUT मिशन के तहत यहाँ पर जल मीनार बनाए जा रहे हैं, लेकिन यह भी सफेद हाथी फिलहाल साबित हो रहा है। बीते कई सालों से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। कुल यहाँ पर 11 जल मीनार के टंकी बनाने थे, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर निर्माण कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। 2021 में इस तरह के अटल मिशन के तहत यहाँ पर ग्रामीणों को जलापूर्ति योजना का लाभ देना था, लेकिन 2024 यहाँ हो चुका है, लेकिन अब तक इस जल मीनार का निर्माण नहीं हो पाया है। हालांकि नगर निगम के जो विशेष पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि 2025 तक हम यहाँ कोई आदितपुर के लोगों को जलापूर्ति योजना का लाभ देंगे। फिलहाल यहाँ पर निर्माण कार्य आप देख सकते हैं कि चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? जी गोपाल जी बताइए यहाँ क्या काम हो रहा है? जल टंकी हो रहा जल टंकी हो रहा है। अच्छा, आज क्या काम करना है? है, जल मरेगा, पानी मरेगा। पानी जल रहा है। तो कुल यहाँ कितना काम लोग काम कर रहे हैं? जमीन है ये टोटल लगभग 40 आदमी काम करता है। कल कंक्रीट हुआ, आज थोड़ा बंद है। संडे का दिन है और लोग पूरा नाइट भी किया, ये थकाउट हो गया, इसलिए आज बंद है, कल से फिर चालू होगा। लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं कि जल मीनार जो बनाए जा रहे हैं उसकी क्या स्थिति है और कब इस क्षेत्र में अटल मिशन के साथ लोगों को लाभ मिल पाएगा। प्रवंजन कुमार, न्यूज़ 18 सरायकेला। मौसम के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जमशेदपुर शहर में गर्मी से जहां पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है, तो वहीं शहर में पानी के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ लाखों लीटर पानी का जो पीने का पानी है वो बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पहले जमशेदपुर शहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां टाटा स्टील के वाटर प्लांट में पाइप फटने से लाखों लीटर पानी का बर्बादी हुआ है। इससे लोगों में प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है। और इसी बीच मानगो इलाके में करीब 3 लाख की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पानी की तलाश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। पानी की बर्बादी और पानी की तलाश दोनों का जायजा लिया है जमशेदपुर के संवाददाता आशीष तिवारी ने। जमशेदपुर शहर में आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील का जो ये पानी प्लांट है, वहां एक पाइप फटा हुआ है, जहां से लाखों लीटर पानी आप देख सकते हैं घंटों से यहाँ पर बर्बाद हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जहां एक तरफ आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से पानी मीठा पानी, पीने का पानी जो है वो लाखों लीटर यहाँ नाले में बह रहा है। पाइप काफी घंटों से फटा हुआ है, इसे कोई देखने वाला नहीं। वहीं दूसरी तरफ शहर के कई इलाकों में पानी के लिए घंटों घंटों लोग लाइन में लगकर, कतार में लगकर पानी का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे स्कूल ट्यूशन छोड़कर पानी का इंतजार कर रहे हैं, तो बड़े लोग अपने काम और ऑफिस को छोड़कर पानी का इंतजार कर रहे हैं। ये आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी पर इतनी बड़ी लापरवाही जो की जा रही है उसका जिम्मेवार कौन है? जहां एक तरफ लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी के लिए बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। हालांकि अब देखना ही है कि इस खबर के बाद टाटा स्टील के प्रबंधन की आग कब तक खुलती है और जो ये लाखों लीटर पानी जो गर्मी के समय बर्बाद हो रहा है उस पर कब तक लगाम लगता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।